गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा एक टॉपिक और है जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपोर्ट की ट्रेड में जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है एक्सपोर्टर को, उसके बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। जैसे नंबर 1 है एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ऑब्वियसली वैसे तो कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जिनके एक्सपोर्ट के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ गुड्स ऐसी भी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं लेकिन लाइसेंस के साथ वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। तो उन गुड्स के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। और लाइसेंस लेने के लिए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT के द्वारा जो है ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। So we can apply for a license to export some goods to this authority, Director General of Foreign Trade, right? So export licensing committee जो है वो आपकी एप्लीकेशन को, जो जिसका एक चेयरमैन होगा, वो ऑब्वियसली उस पर विचार करेगी, और अगर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको लाइसेंस जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। सेकेंड वन इज़ एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्योंकि ट्रांजैक्शन होने या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब भी आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज का आदान प्रदान होगा, राइट। तो उसके लिए एक्सपोर्टर, अगर मैं एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्टर को सबमिट कराना होगा एक एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, और हालांकि 2 कंट्रीज़ हैं, वो भूटान एंड नेपाल, यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और कारण यही है कि ये फॉर्म क्यों भरने पड़ते हैं, बिकॉज टू फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत RBI बहुत सारे जितने भी मतलब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस तरीके के प्रोविज़न्स को मैंडेटरी बनाती है। तो इस तरीके का एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा। शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है? शिपिंग बिल एक डॉक्यूमेंट है कि जब हम अपना एक्सपोर्ट बाय एयर या बाय शिप करते हैं, अपनी गुड्स उस तरीके से भेजते हैं, तो हमें एक शिपिंग बिल सबमिट करना होता है कस्टम अथॉरिटीज़ को। और बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है जब हम अपना सामान यानी गुड्स बाय रोड जो हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट हमें देना होगा। एक मेन डॉक्यूमेंट है जो कस्टम अथॉरिटीज़ को ज़रूरत है। और एक्सपोर्टर या शिपर, आप उसे शिपर भी बोल सकते हैं, जो एक्सपोर्टर है, जो सामान भेज रहा है। सो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप किसके थ्रू अपना सामान एक्सपोर्ट करा रहे हैं, उस तरीके का डॉक्यूमेंट, चाहे शिपिंग बिल है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, वो आपको देना होगा कस्टम अथॉरिटीज़ को। इसमें क्या होगा, कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे एक्सपोर्टर का नाम, कंसाइनी का नाम, कंसाइनी मतलब जिसको आप सामान भेज रहे हैं, इनवॉइस नंबर यानी बिल का नंबर, डिटेल ऑफ पैकिंग, और इसके अलावा गुड्स किस टाइप की हैं, क्वांटिटी क्या है। सो इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी आइटम हो सकती हैं, ज़रूरी कुछ फॉर्मेलिटीज़ या कुछ ऐसे डिटेल जो हैं वो इस बिल में दी जाती हैं। शिपिंग बिल जो है हमारे 5 प्रकार के हैं। दीज आर वाइट शिपिंग बिल, ग्रीन, पिंक एंड येलो और ब्लू। तो ये कलर के हिसाब से मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर जो है इस तरीके के शिपिंग बिल प्रोड्यूस करता है, डिपेंड करता है कि उसकी गुड्स किस टाइप की हैं। जैसे हमारा जो वाइट शिपिंग बिल है वो किस तरह की गुड के लिए है, जो ड्यूटी फ्री गुड्स है। ठीक है, और ग्रीन जो शिपिंग बिल है वो किस तरह की गुड्स के लिए है, जो गुड्स ड्यूटी ड्रॉबैक है, यानी कि क्लेम करेंगे हम बाद में। अभी ड्यूटी फ्री स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन बाद में ड्यूटी क्लेम करने का प्रोविज़न है, इसलिए उसमें हमें ग्रीन कलर का शिपिंग बिल, ग्रीन कलर का नहीं मतलब उसका टाइप है, दैट इज़ नॉट ग्रीन कलर, उसका टाइप है, उसके हिसाब से शिपिंग बिल तैयार किया जाता है, उस तरह की गुड्स के लिए तैयार किया जाता है। पिंक शिपिंग बिल जो है वो ड्यूटी फ्री गुड्स के लिए है, लेकिन वो जो वेयर हाउस से क्लियरेंस
वेयर हाउस जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं, जो गोडाउन्स होते हैं, तो वहाँ जो गुड्स हैं, ड्यूटी फ्री गुड्स हैं, उनके लिए मतलब इस तरीके का शिपिंग बिल तैयार किया जाता है, राइट। उसके अलावा येलो शिपिंग बिल जो है ये ऐसी गुड्स के लिए जिस पर ड्यूटी चार्ज की जानी है। एंड द लास्ट वन इज़ ब्लू शिपिंग बिल that is under DEPB scheme. Now what is DEPB scheme? This is duty entitlement passbook scheme. There is a scheme for the particular goods. तो अगर जो गुड्स अंडर दिस स्कीम DEPB, यानी कि फिर से बता रही हूँ, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम के अंतर्गत एक्सपोर्ट की जानी है, उसके लिए ब्लू शिपिंग बिल का प्रोविज़न है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल्स। डिपेंड करता है कि गुड्स किस टाइप की हैं हमारे, उस तरीके का शिपिंग बिल हमें देना होगा। नेक्स्ट इज़ मेड्स रिसिप्ट्स। मेड का मतलब शिप के कैप्टन से है। जब हमारा सामान शिप पर लोड हो जाता है तो शिप का कैप्टन हमें एक रसीद देता है, एक रिसिप्ट देता है, जो इस बात का प्रूफ है, यानी एविडेंस है कि हमने अपना सामान उन्हें दे दिया है, उनकी कस्टडी में है और इस तरीके से उन्होंने अपना उसको लोड कर लिया है, ठीक है। अब उस रिसिप्ट में सारी डिटेल होती है कि वेसल का नाम, शिप का नाम और डेट ऑफ शिपमेंट, किस डेट पर आपने शिपमेंट कराई है, उस गुड्स का जो डिटेल है, बैग्स के नंबर्स हैं और आपके जो कार्गो की कंडीशन है, यानी कि जो सामान की कंडीशन है एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, वो जब आपको रिसीप्ट मिलेगी उस समय वो सारी डिटेल उसमें लिखी गई होगी। इस रिसीप्ट का हमारे लिए इम्पॉर्टेंस होता है क्योंकि इसके बाद हमें फिर बिल ऑफ लीडिंग प्राप्त होता है, जो हम आगे अभी बताएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि ये एक प्रूफ है, एक एविडेंस है जो ये बताता है कि हमारी गुड्स जो है जहाँ से हम मंगवा रहे हैं, राइट। जैसे हम इंपोर्ट करा रहे हैं जापान से, तो जो हमें एक्सपोर्टर होगा वो ये क्लियर करेगा कि जो गुड्स वो हमें भेज रहा है वो जापान में ही प्रोड्यूस की गई है, मैन्युफैक्चर की गई हैं या वहीं का ही है, वहीं की गुड्स हैं। तो दिस डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ गुड्स इन द इम्पोर्टिंग कंट्री। इम्पोर्ट जिस कंट्री से आप करवा रहे हैं, जिस कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है, उस कंट्री में ही वो गुड्स बनी हैं, तो वो गुड्स की डिटेल, वो गुड्स जो हम मंगवा रहे हैं, दे वर ग्रोन और मैन्युफैक्चर्ड देयर, राइट। तो एक तरीके से इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जाता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे कल जब बाद में जो इम्पोर्टिंग कंट्री के वहाँ जो रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी होगा उस तरीके का डिसीज़न हो पाएगा और ये लायबिलिटी जो है बाद में डिसाइड कर पाएंगे। बिल ऑफ लीडिंग होता है कि जब आपको मेड्स रिसिप्ट मिल जाती है और मेड्स रिसिप्ट आप शिपिंग कंपनी को देते हैं, एंड शिपिंग कंपनी इन रिटर्न आपको बिल ऑफ लीडिंग देगी। इट्स ए डॉक्यूमेंट विच इज़ गिवन बाय शिपिंग कंपनी टू द एक्सपोर्टर, जो ये प्रूव करता है कि शिपिंग कंपनी ने आपका सामान जो है वो कैरी किया है ट्रांसफ़र करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि उन गुड्स पर आपका राइट है, तो वो एविडेंस आपके पास होना ज़रूरी है। और इस बिल ऑफ लीडिंग की जो कॉपी है, जो उस कॉपी को आप अपने इंपोर्टर के पास भेजते हैं। जब तक इंपोर्टर के पास बिल ऑफ लीडिंग नहीं होगा तब तक वो उसको अधिकार नहीं होगा उन गुड्स को अपनी कस्टडी में लेने का, राइट। तो जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे साइंड बिल ऑफ लीडिंग, यानी कि बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर बाकायदा जो है शिपिंग कंपनी के साइन होने चाहिए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, मतलब, तो इम्पोर्टर कैन नॉट ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो आप गुड्स पर अधिकार नहीं ले सकते, मतलब जो इम्पोर्टर है वो बेशक गुड्स वहाँ पहुँच भी जाए, अगर वो बिल ऑफ लीडिंग प्रोड्यूस नहीं करता है देन ही हैज़ नो राइट टू गेट द गुड्स, राइट। नेक्स्ट इज़ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो इंस्पेक्शन से नाम से क्लियर हो रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए और एक इंस्पेक्शन किया जाता है कि किस तरीके की गुड्स जा रही हैं, डेंजरस तो नहीं है। और ये एक तरीके से इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन द इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। इंस्पेक्शन होने के बाद ही वो गुड्स जो है वो लोड हो सकती हैं, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा या इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता है।
और इम्पोर्टर इसकी डिमांड डेफिनेटली करेगा ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो सामान उसको में भेजा जा रहा है वो क्वालिटी वाइज बढ़िया है या नहीं है, या अच्छा, या जो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है या नहीं। हेल्थ सैनिटरी सर्टिफिकेट, तो ये एक तरीके से जिस के ज़रिए, जिस कैरियर के ज़रिए आप अपना सामान भेज रहे हैं उसके वहाँ कैसा मतलब किस तरीके से सामान को मेंटेन किया जाएगा। यहाँ का मतलब, इसका मतलब साफ़ सफाई से ही एक तरह से कि अगर आप कई बार जैसे फूड आइटम्स वगैरह भेजते हैं तो वो एक तरीके से स्पेशली फूड स्टफ़ में या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इस तरीके का सामान का ख़राब होने का वहाँ कोई इस तरह का ख़तरा तो नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके का हाइजीन मेंटेन किया गया है या नहीं किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टर की डिमांड होती है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ सब स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टर मांग सकता है इस तरीके का सर्टिफिकेट। प्रोफोमा इनवॉइस होता है। प्रोफोमा इनवॉइस का मतलब एक तरीके से एक कोटेशन है। जैसे बायर जब भी गुड्स बाय करता है तो ऑब्वियसली वो कई जगह इंक्वायरी करता है, ठीक है, वो तो हो गई ट्रेड इंक्वायरी। अब सेलर जो है अपना सामान बेचने के लिए डिफरेंट प्रपोज जो बायर्स हैं उनके पास अपनी कोटेशन भेजता है जिसमें अपने गुड्स की डिटेल, क्वालिटी एंड प्राइस और उसकी पैकिंग के बारे में और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिज़नेस। अगर बायर उसको वो ऑर्डर देता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। तो कहने का मतलब सेलर अपनी सारी चीज़ों की डिटेल जिसमें गुड्स के बारे में और उसकी भी शर्तें और किस तरीके से पेमेंट होगी, क्या प्राइस रहेगा, तो वो सारी डिटेल जो है इस प्रोफोर्मा इनवॉइस में डाली जाती है। एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ इनविटेशन गिवन बाय सेलर टू बायर, और एक तरीके से बायर को वो अपनी गुड्स बाय करने के लिए कन्विंस करने का एक तरीका है, ठीक है। तो अगर बायर इस बात पर ओके कर देता है, उसकी कोटेशन से वो सेटिस्फाई हो जाता है, देन वो उसको ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर वही सारी टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगी जो इस प्रोफोर्मा इनवॉइस में पहले से दी गई होंगी, तो अलग से कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो प्रोफोर्मा इनवॉइस इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी जिस कंट्री में आप सामान भेजोगे तो जो इम्पोर्टर कंट्री होगा वहाँ भी जो कस्टम अथॉरिटीज़ भी हैं तो उनको भी ज़रूरत होता है ये चीज़, या फिर अगर ऑब्वियसली इम्पोर्टर आपसे जब सामान मंगवाएगा तो उसको पहले लाइसेंस लेना होगा ना, तो लाइसेंस लेने के लिए उसको एडवांस में ये बताना होगा वो किस तरह की गुड्स मंगवा रहा है और क्या क्वांटिटी है और क्या प्राइस है, इस तरीके से। तो लाइसेंस लेने के लिए उसको इस प्रोफोर्मा इनवॉइस की एडवांस में ज़रूरत पड़ती है, तो जो सेलर उसके पास भेजता है तो उसका बेनिफिट ये भी रहेगा। फिर आता है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस होता है कि जैसे एक तरह से एक जस्ट लाइक ए बिल है, जो फाइनल जो सेल हुई है उसकी डिटेल है सारी उसमें, जिसमें कंसाइनी के बारे में है बात, भाई कंसाइनी कौन है, किसके पास सामान गया है और किस कंट्री में वो गुड्स बनी हुई हैं, या कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन किस कंट्री में सामान जाना है, और टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट ये एक शर्तें हो गई। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के बारे में डिटेल है, काइंड ऑफ पैकेजिंग किस तरीके की उसकी पैकिंग है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी नंबरिंग वगैरह, ये सारी डिटेल कमर्शियल इनवॉइस में होगी। एक तरीके से ये प्रूफ है कि हमारा सामान वहाँ गया है, तो पेमेंट वगैरह लेने के लिए, और एक तरीके से एविडेंस हो गया ना कि जो सामान इस बिल में लिखा गया है वही सामान वहाँ पहुँचेगा, उसी डेट पर पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें का डिटेल होगा उस पर। नेक्स्ट इज़ कंस्यूलर इनवॉइस। कंस्यूलर एक तरीके से ये लगा लीजिए कि एक दूसरे कंट्री में जिसमें आपने सामान भेजना है, राइट, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टर कंट्री। तो इम्पोर्टर कंट्री में एक्सपोर्टर कंट्री का, या एक्सपोर्टर कंट्री में इम्पोर्टर कंट्री का एक ऑफिस होता है, कंसुल बोलते हैं उसका, जो यूँ लगा लीजिए जो ऑफिसर उसको हैंडल करता है उसे कंसुल कहेंगे। और कंसुलर इनवॉइस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब
हम कोई भी सामान भेजते हैं, ठीक है, तो उस ऑफ़िस से एक तरीके से एक यस हो जाती है कि हाँ, यहाँ क्योंकि एक्सपोर्टर के कंट्री में यहाँ लिखा हुआ है ना, इम्पोर्टर कंट्री का कॉन्सुलर सिचुएटेड इन एक्सपोर्टर्स कंट्री। मान लीजिए इंडिया इम्पोर्टर है, अमेरिका एक्सपोर्टर है, राइट। तो इंडिया का कंसुलर एक ऑफिस होगा वहाँ पे जापान में, सॉरी जापान नहीं, अमेरिका से आप मंगा रहे हैं, अमेरिका में होगा। एंड जब अमेरिका हमें सामान भेजेगा, यानी जिससे भी आप सामान मंगवा रहे हैं वहाँ के बिजनेसमैन से या जिससे भी मंगवा रहे हैं, तो वहाँ इंडियन जो ये ऑफिस है, एक्चुअली इस ऑफिस को क्यों बनाया जाता है, उसका काम है कि जो भी पैसेंजर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो उनके अपने कंट्री के, मतलब इंडियन जो सिटीज़न ट्रैवलर्स और जो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, उनको हेल्प करने के लिए और एक तरीके से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के ऑफिस को बनाने का या वहाँ पे एस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न रहता है। सो अब क्या है, पर्पस क्या है इस इनवॉइस का, कि वहाँ का ऑफ़िस यानी इंडियन ऑफ़िस जो वहाँ होगा, उस ऑफ़िस की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, एक एक्यूरेट रिकॉर्ड, मतलब इसका काम है एक रिकॉर्ड देना, किस चीज़ का, कि क्या है गुड्स का टाइप क्या है, कौन सी गुड्स वहाँ से, क्योंकि वहाँ से आना है ना सामान, तो वहाँ से कौन सी गुड्स शिपिंग होगी, क्वांटिटी, वैल्यू, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वही उसी लेवल पे एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं कि जो गुड्स मंगाई गई हैं वही यहाँ से शिपमेंट हो उसका, और वो सारी डिटेल एक तरीके से, और ताकि जब वो यहाँ पहुँचें तो इंडियन एयरपोर्ट्स पे या यहाँ पोर्ट्स पे जो बंदरगाहें हैं जहाँ पे अगर बाय शिप्स सामान आता है, तो वहाँ पर अननेसेसरी डिले ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टम चेकिंग होगी। अगर वहाँ के कंसुलर इनवॉइस इशू होगा तो उससे यहाँ पर हम जो इम्पोर्टर होगा उसको अपना सामान क्लियर करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रोविज़न है। तो इट इज़ वेरीफाइड, एक्चुअली द होल प्रोसेस इज़ वेरीफाइड बाय द काउंसिल ऑफ दैट कंट्री, जो एक्सपोर्टर कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। एक्सपोर्ट बाय, अच्छा अब यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या क्या किया। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो एक्सपोर्ट में हमें ज़रूरत होते हैं। अब एक टॉपिक और रह गया है, दैट इज़ एक्सपोर्ट बाय एयर। जब हम बाय एयर एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इंडिया में एक्सपोर्ट जो है वो मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर और कोचीन एयरपोर्ट के थ्रू किया जाता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली रहेंगे जो हमें अथॉरिटीज़ को देने होंगे, ठीक है। तो गुड्स को एयरपोर्ट पे ले जाने से पहले हमें एक एयरवे बिल लेना होगा। एयरवे बिल का मतलब इट्स ए सर्टिफिकेट, इट्स लाइक अ बिल विच इज़ इशूड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। जो एक जैसे आपने देखा कि हमने सामान अगर लोड करवाया है तो हमें एक शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लीडिंग देती है ना। जब बाय शिप आप सामान देते हैं, भेजते हैं, या फिर हाँ बाय शिप भेजते हैं, तो वहाँ आपको शिपिंग कंपनी से एक बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, राइट, जो इस बात का प्रूफ है कि आपका सामान उस शिप के थ्रू इंडिया से बाहर जा रहा है। सिमिलरली अगर बाय एयर आपका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, then you will be given airway bill by the airport authorities, जो बाय एयर आपका सामान पहुंचाएगी, और एक तरीके से प्रूफ है कि आपका सामान किस एयरलाइन से किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट बाय एयर में यूज़ किए जाएंगे? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, जैसे शिपिंग बिल है। यहाँ शिपिंग बिल का नाम हम एयरवे बिल रखेंगे तो ज़्यादा, वैसे शिपिंग बिल तो है एक अलग चीज़, और एयरवे बिल डिफरेंट होता है। एयरवे बिल इज़ जस्ट लाइक बिल ऑफ लीडिंग, राइट। ओके, कमर्शियल इनवॉइस पढ़ चुके हैं। जीआर फॉर्म नहीं पढ़ा आपने, तो जीआर फॉर्म का मतलब है गारंटीड रेमिटेंस। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं
अब GR फॉर्म कस्टम अथॉरिटीज़ को ज़रूरत नहीं होता। GR फॉर्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया से कोई भी मूवमेंट होता है इनवर्ड और आउटवर्ड, यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, जो भी इस तरह के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे तो RBI की नज़र उस पर रहेगी, बिकॉज़ RBI का काम यही है कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन किए रखना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डेफिनेटली वो RBI के थ्रू मॉनिटर होती हैं, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज का मसला रहता है। ठीक है, तो GR फॉर्म एक डेक्लेरेशन फॉर्म है जो एक्सपोर्टर को फिल करना है, और ये दो इसकी कॉपीज़ है। एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो कस्टम अथॉरिटी RBI को ट्रांसफ़र करती है, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली की कर दी जाती है, और एक कॉपी वो अपने पास स्टैम्प वगैरह लगा के और फिर बाद में उसको एक्सपोर्टर को प्रोवाइड कर देते हैं। तो GR फॉर्म का मतलब एक डिक्लेरेशन फॉर्म है विच इज़ सबमिटेड बाय एक्सपोर्टर टू कस्टम अथॉरिटीज़, एंड कस्टम अथॉरिटीज़ विल ट्रांसफ़र द ओरिजिनल कॉपी ऑफ GR फॉर्म टू RBI डायरेक्टली, राइट। अब बात आती है शिपर्स डिक्लेरेशन फॉर्म की। ये भी हम कर चुके हैं कि शिपर अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है वो भी भरेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पैकेजिंग लिस्ट के क्या क्या सामान की कितने पैकेट्स हैं और गुड्स के बारे में डिटेल होगी। लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बैंक इंपोर्टर का बैंक जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करेगा इसको, सेलर को। ठीक है, ओके। तो सेलर को पेमेंट तभी मिलेगी अगर सेलर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, राइट, बैंक को प्रोड्यूस करता है। इन रिटर्न बैंक जो है उसको पेमेंट रिलीज़ करेगा। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्टर के साथ हमारा हुआ है कि हमने किस तरह की गुड्स कब तक भेजनी है और क्या मटेरियल रहेगा। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, तो इंस्पेक्टर के द्वारा शिपिंग से उसकी लोडिंग से पहले जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस ये हम कर चुके हैं। और सेंट्रल एक्साइज फॉर्म AR4, ये मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है तो जो आइटम्स के ऊपर ड्यूटी चार्ज की जाती है, दैट इज़ एक्साइज ड्यूटी, तो उससे रिलेटेड एक फॉर्म है AR4 और AR4A, तो ये भी एक फॉर्मेलिटी रहेगी। मार्केट वैल्यू प्रूफ, तो जो भी सामान सेंड किया जा रहा है, शिपमेंट हो रही है जिसकी, ऑब्वियसली यहाँ पर हम बाय एयर भेज रहे हैं तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है उसका एक प्रूफ। एंड लास्ट वन इज़ इंश्योरेंस कवर नोट, तो इंश्योरेंस के जो भी पेपर्स हम तैयार करवाएंगे या इंश्योरेंस कंपनी से जब हम इंश्योरेंस कर लेंगे तो उसका भी हम एक डॉक्यूमेंट लगाएंगे। अब प्रोसीजर क्या है, कस्टम प्रोसीजर क्या है। कस्टम प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है, सबमिशन एंड पासिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कस्टम जो एयर कस्टम यूनिट है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आपको वो कस्टम जो है शिपिंग बिल, ऑब्वियसली आप शिपिंग बिल भी देंगे और क्या देंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो देंगे, और उसके बाद वो आपके बिल्स पर स्टैम्प्स और सीरियल नंबर वगैरह लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ असेसमेंट में ग्रुप असेसिंग ऑफिसर जो है, वहाँ जो ग्रुप असेसिंग ऑफिसर है वो आपकी गुड्स की वैल्यू असेस करेंगे। नाउ आफ्टर असेसमेंट एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, वापस मिल जाएगा उसके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, जो GR फॉर्म और AR4, ठीक है, GR फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी आपको मिल जाएगी। इशू ऑफ एयरवे बिल एंड टर्मिनल चार्जेस, तो उसके बाद एयरलाइंस आपको एयरवे बिल इशू करेगी, जो एक तरीके का प्रूफ है कि आपका सामान जो है बाय एयर बुक हो चुका है, जाने के लिए तैयार है। एंड टर्मिनल चार्जेस, तो उसके बाद आपका सामान जो है एयर गोडाउन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और आपको टर्मिनल चार्जेस जो हैं वो पे करके आपको एक रिसिप्ट इशू कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, शिपिंग बिल जो है फॉरवर्ड किया जाएगा कस्टमर अप्रेजल के लिए, जिसमें जो है गुड्स की जांच पड़ताल की जाएगी, ठीक है, चेक किया जाएगा, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इंस्पेक्टर के द्वारा। सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू बायर को हम ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, जिसमें एक तरीके से शिपिंग एडवाइस का मतलब की तरह से इन्फॉर्मेशन भेजना है, ताकि वो अकॉर्डिंग टू
जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके आधार पर जो है वो अपना सामान कलेक्ट करने के लिए रेडी रहे। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ थी हमारी एक्सपोर्ट बाय एयर से। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा, हमने पढ़ा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट करने होते हैं, चाहे एक्सपोर्ट हम बाय शिप कर रहे हैं या बाय एयर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक्सपोर्ट बाय एयर के बारे में भी कुछ क्लैरिटी आपको हुई। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।